नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वहाँ पर जब ये करण धनंजय, राजीव और महेंद्र ये चारों ही जब वहाँ पर उस तस्वीर को देख रहे थे तो अब वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा भी वहाँ आ जाती है और वहाँ पर अब एक बूढ़ा आदमी भी जो एक कमरे में कोने में बैठा हुआ था वो भी वहाँ पर होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद करण ने उसे पहचान लिया हो और अब वहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि आप ये सब यहाँ पर कैसे। अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि अच्छा हुआ ये यहाँ पर है, नहीं तो वो राक्षस तो इन्हें मार ही डालते। वो आदमी भी कहता है कि हाँ, मैं पिछले 8 साल से मैं बस यहीं पर ही हूँ और पिछले 8 साल से ये ही मुझे खाना दे रही है, क्योंकि ये जो औरत है सच में आज तक किसी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि आप पिछले 8 साल से यहाँ पर हैं और आप पिछले 8 साल से इतना सब कुछ सह रहे हैं। और जब आप ये सब कुछ सह रहे हैं तो क्या अनिका को इसके बारे में पता है? क्या उसे आपके बारे में कुछ भी पता भी है या नहीं? करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही वो बूढ़ा अब कुछ देर तक तो शांत रहता है और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ, अनिका मेरे साथ रहती थी, लेकिन हाँ, जब मेरे साथ जब जो कुछ भी ये हुआ जब वो हुआ था तब अनिका मेरे पास से चली गई थी, क्योंकि जब सब कुछ मेरे साथ हुआ उससे पहले ही अनिका वहाँ से जा चुकी थी। और शायद मुझे नहीं लगता कि अनिका को मेरे बारे में कुछ भी पता होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ भी पता होता तो मैं सच में जानता हूँ कि वो मेरी मदद जरूर करती या फिर वो मुझे ढूंढने की जरूर कोशिश करती। शायद उसे कुछ पता ही नहीं होगा। इधर अब उनकी इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ये बातें सारी ही सुन रही थी और बड़े ही ध्यान से, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी। आज तक उसने भी ऐसा कुछ पूछा नहीं था, इसलिए अब जैसे ही अब उसने अनिका का जिक्र फिर से सुना तो बूढ़ी अम्मा कहती है, जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो तब से मैं इस अनिका की फोटो भी देख चुकी हूँ और इसका नाम भी सुन चुकी हूँ, लेकिन अनिका कौन है जो इन्हें बचा सकती है? मुझे भी बताओ कि किस अनिका के बारे में बात कर रहे हो? उस बूढ़ी अम्मा का ये सवाल सुनते ही अब वो इससे पहले के करण गुलेरिया कुछ भी कह पाते, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ये तो जानती थी कि अनिका करण की बेटी है, क्योंकि उसने करण को साफ साफ कहा था कि अपनी बेटी को तुमने अच्छी परवरिश नहीं दी जब उसने रोहित और अनिका दोनों की एक साथ फोटो देखी थी। तो इसलिए अब बूढ़ा आदमी कहता है कि अनिका गुलेरिया यानी अनिका गुलेरिया ही एक वही इकलौती स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर अमृता की पहली और आखिरी स्टूडेंट है। और क्या तुम जानती हो कि जैसे उस जमाने में जिस जमाने की आप बात करती हो कि आप के खुद अनंता कुदरत का दिया हुआ एक वरदान थी, क्योंकि आपने खुद ही कहा है ना कि अनंता ने न जाने क्या क्या किया था, वो कितनी अच्छी एक डॉक्टर थी, कितना अच्छा क्या कुछ किया था। तो आप ये समझ लो कि अगर उस जमाने में अनंता एक चमत्कार थी तो इस जमाने में अनिका गुलेरिया भी किसी वरदान से कम नहीं है। कि अरे अनिका की कौन कौन सी खूबी मैं आपको बताऊं, क्योंकि सच में मैं उसे एक लड़की नहीं, मैं उसे हम सब के लिए एक वरदान ही कहूँगा, क्योंकि उसके तीन सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि उसने अपने 3 गुरुओं से सबसे अच्छी शिक्षा ली है। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी जो कुछ भी कह रहा था उसके बारे में तो खुद करण गुलेरिया भी नहीं जानते थे। करण गुलेरिया भी बड़े ही ध्यान से अब इस बातों को सुन रहे थे और साथ के साथ वो बूढ़ी अम्मा भी, क्योंकि जब उसने इस बूढ़े आदमी के मुंह से सुना कि अनंता की तरह अनिका भी एक वरदान है, तो अब यहाँ पर बूढ़ी अम्मा की जिज्ञासा अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है और एक पल के लिए तो वो अपने मन में सोचती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो आज तक
अपनी मैडम यानी कि मैंने बस अनंता को ही इतना अच्छा सब कुछ करते हुए देखा है, तो ये अनिका ने ये सब कैसे किया। इसलिए अब अपनी जिज्ञासा के अनुसार अब वो पूछती है 3 बड़े गुरु, लेकिन अब ये बताओ वो 3 बड़े गुरु कौन थे। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उसके 3 सबसे बड़े गुरु थे। उसके पहले गुरु थे जिन्होंने उसे फाइट करने की कला सिखाई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद बलबीर सर ही हैं। अरे जब अनिका केवल 3 साल की थी ना, तो वो तब से ही उनसे वो सारी फाइटें सीख रही थी। और मुझे नहीं पता, अब तो शायद लोगों को सबको पता चल गया है कि उस एकेडमी की दीदी कौन है, लेकिन हाँ, उन्होंने कई सालों तक उस एकेडमी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला भी, और उन्हें उस एकेडमी की दीदी भी माना जाता था। हालांकि उस समय किसी ने दीदी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन समय के साथ साथ अब सबको पता भी चल गया था कि उस एकेडमी की दीदी कौन है, क्योंकि उन्हीं के बलबीर सर की शादी तो वही ही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच में जो फाइट उन्होंने बलबीर सर से सीखी थी, वो सच में अगर मैं कहूँ तो वो आज के समय में अपने गुरु को भी टक्कर देती है। उनका सबसे पहला गुरु वही था। और पता है, जब वो 20 साल की हुई तो उसके बाद उसकी सेकंड गुरु डॉक्टर अमृता रायकुला थी, क्योंकि 20 साल की होने के बाद वो डॉक्टर अमृता रायकुला की स्टूडेंट बनी थी। उन्होंने उनके साथ अपनी सारी ही डॉक्टरी से रिलेटेड अपनी सारी ही पढ़ाई की थी। और एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि सिर्फ वो ही एक उनकी पहली स्टूडेंट थी जिसने उनसे इतनी सारी आयुर्वेद और ट्रेडिशनल सारी ही चीज़ें उन्होंने उनसे सीखी थी, और उनसे सीखकर सच में वो एक बेस्ट सर्जन भी बनी थी। उन्होंने और उनका ज्ञान लोगों को जितना ज्ञान लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं हो पाता है ना, वो ज्ञान पूरा का पूरा अनिका ने सिर्फ एक ही साल में उनसे ले लिया था। डॉक्टर अमृता ने उसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज कैसे करना है ये उसे सब कुछ सिखा दिया था, क्योंकि वो मॉडर्न डॉक्टर के साथ साथ एक आयुर्वेद की भी डॉक्टर थी। उसे सारी ही जड़ी बूटियों हर्ब सब के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज थी, क्योंकि सच में ये तो मैं भी मानता हूँ, जो दुनिया कभी कर ही नहीं पाती वो उसने 1 साल में ही कर दिया था। और यहाँ पर जो उसके बाद उन्होंने अनिका को फिर मेरे पास भेज दिया था, क्योंकि उसके बाद उसका तीसरा गुरु मैं था। क्योंकि उसे किंग ने मेरे पास भेजा था, मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि मैं तो खुद उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को भी ये सब कुछ सिखाऊं। इवन अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ मेरी डॉक्टर अमृता की ही नहीं, बल्कि वो मेरी भी एक इकलौती स्टूडेंट थी, क्योंकि मेरी इस आयुर्वेद के सफ़र में किंग ने मेरी बहुत ही मदद की थी। जब मैं खुद आयुर्वेद के बारे में सीखना चाहता था, तो मैं बता नहीं सकता कि किंग ने मुझे कैसे जड़ी बूटियां प्रदान करके मुझे उनसे अपनी नॉलेज बढ़ाने का अवसर मिला था। इसलिए मैं उनके इस एहसान को किसी न किसी तरह से तारना चाहता था। लेकिन जब किंग ने मुझे अनिका को ये सब सिखाने के लिए कहा, तो फिर मुझे उस काम को करते हुए मुझे भी खुशी हो रही थी। हालांकि मैंने कभी किसी को ये नहीं सिखाया, बदले में बस उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि मैं डॉक्टर अमृता की बात को कभी नहीं मना करूँगा। इधर ये सुनते ही बूढ़ी अम्मा अब कहती है, क्या तुमने देखा है डॉक्टर अमृता को? क्योंकि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, इस तरह से मुझे जिज्ञासा हो रही है। तो अब बूढ़ी अम्मा की इस बात को सुनकर अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, उन्हें कोई भी नहीं देख पाता है और ना ही कोई कभी उनसे मिल पाता है। क्योंकि अब उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, क्यों, ऐसा क्या है? किसी ने क्यों नहीं देखा? और अगर किसी ने उसे नहीं देखा तो फिर अनिका ने उसके साथ ये सब कैसे सीखा? अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, जब तक डॉक्टर अमृता खुद न चाहे उसे कोई भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो वहाँ उनसे परिंदा भी नहीं मिल सकता। अब उनकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि
अनिका अनिका तो उससे मिली होगी ना फिर, क्योंकि तुमने खुद ही कहा है कि अनिका उसकी एक इकलौती स्टूडेंट थी, तो अनिका तो उसे अच्छी तरह से जानती होंगी। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब बूढ़ा आदमी कहता है कि इस सवाल का जवाब तो खुद अनिका ही दे सकती है, क्योंकि अनिका ही आपको इसके बारे में कुछ बताएगी। मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहता। वैसे अनिका को उस वक्त देखकर तो मैं खुद हैरान जरूर तो हुआ था, पता नहीं क्यों उस वक्त ये लड़की मुझे औरों से अलग अलग रखती थी। सच में इस लड़की में कुछ तो अलग था कि जिससे इम्प्रेस होकर मैं भी फिर मना ही नहीं कर पाया। और वो भी मेरी सच में आज तक की एक इकलौती स्टूडेंट ही है। और सच कहूँ तो मुझे उसके ऊपर बहुत ही गर्व है कि उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अब अनिका के तीनों ही गुरुओं के बारे में अब इन सबको बता देता है, जहाँ पर ये सभी बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। उनके मन में जो भी सवाल आ रहे थे वो उससे पूछ भी रहे थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक करण गुलेरिया ऐसा था जो कि यहाँ पर इस बूढ़े आदमी की सारी बातों को तो सुन रहा था, जो बातें उसे अब तक अनिका के बारे में पता नहीं थी। क्योंकि अनिका के बारे में अनिका ने किस तरह से अपना संघर्ष किया था, किस तरह से उसने अपना सारी ही डॉक्टरेट की थी, सारा ही अपना काम संभाला था, वो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता था। अब इस आदमी के मुंह से सुनकर अब अनिका अब यहाँ पर करण गुलेरिया के मन में एक बेचैनी होती है। और अब वो सीधा ही वहाँ से अपनी जगह से उठकर वहाँ एक दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। करण गुलेरिया को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर उनके मन में कोई तूफान मचा हुआ था। जरूर इन बातों को सुनने के बाद कुछ तो ऐसा था जो उसके मन में खटक रहा था। लेकिन वो भी यहाँ पर अपने इस सवाल को किससे पूछते, वो अपने इस मन की बेचैनी को कैसे खत्म करते। लेकिन यहाँ पर करण गुलेरिया जब अचानक से यहाँ से उठकर अब दूसरी साइड चले जाते हैं, तो अब उन्हें जाते हुए धनंजय ने देख लिया था, क्योंकि ये सब तो अपने इन सवालों में लगे हुए थे। लेकिन धनंजय ने जब करण को देखा तो अब वो अपनी जगह से खड़े होते हैं। और अब यहाँ पर धनंजय पीरामल भी अब करण के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब करण के पास जाकर अब धनंजय अपने एक हाथ को करण गुलेरिया के कंधे पर रखते हैं। जैसे ही धनंजय ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा तो उस हाथ के सपर से अब करण गुलेरिया एकदम से ही पीछे की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि धनंजय उनके पास खड़ा था। इसलिए अब करण को देखकर अब धनंजय कहते हैं, क्या हुआ है करण, तुम ठीक तो हो ना? तुम इस तरह से अचानक से यहाँ उठकर क्या आ गए? कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ करण, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बात कौन सी बात? मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा, मैं सच में कैसा पिता हूँ। लेकिन जो बातें मुझे अब अपनी बेटी के बारे में पता चली है, तो इसका मतलब तो धनंजय ये हुआ ना कि मेरी बेटी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। धनंजय, क्या अब तुम ही बताओ, क्या सच में मेरी बेटी नॉर्मल नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरह से इस बूढ़े आदमी ने ये सारी ही बातें कही हैं, उसे सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो सच में बहुत ही अलग है। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो करण, क्योंकि मैंने तुमसे एक बात छुपाई हुई थी। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे खुद अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी बेटी नॉर्मल नहीं है। वो सच में दुनिया से बहुत ही अलग है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही काबिलियत है। उसमें कई इंसानों जैसी काबिलियत एक अनिका में ही है। इसलिए यहाँ पर अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण और भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने उससे क्या छुपाया है, ऐसी कौन सी बात है जो वो अनिका के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं।
अब यहाँ पर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब सवालिया नजरों से बस अब अपने दोस्त धनंजय पीरामल को ही देख रहे थे। इधर जब करण ने धनंजय को इस तरह से सवालिया नजरों से देखा तो यहाँ पर अब उनकी करण की आंखों में, यहाँ पर जब धनंजय ने भी करण की आंखों को देखा तो वो अब अपने दोस्त से मानो पूछ रहे थे कि तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। यहाँ पर अब धनंजय ने उनके सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, इसलिए अपनी दोस्त की आंखों को पढ़ते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, करण तुम्हें याद है जब हम दोनों ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। अब उसकी धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन उसके बाद क्या। अब करण की इस बात को सुनते हुए अब धनंजय अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं एक दिन यशवंत मल्होत्रा के कैबिन में चला गया था और पता है वहाँ पर मुझे एक फाइल मिली थी। तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे तो उस वक्त यशवंत मल्होत्रा एक एक्सपेरिमेंट में बिजी थे, क्योंकि स्वाति ने कितनी ही बार ये जिक्र किया था कि उसके पापा जरूर किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो मोस्टली बहुत ही बिजी रहते थे। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि स्वाति अक्सर कहती तो थी कि उसके पापा अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें सच में खाने पीने का भी होश नहीं था। जिस तरह से वो एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा से ही अपने खाने पीने को छोड़कर अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है, यशवंत भी बिल्कुल वैसे ही लगे रहते थे। अब उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम्हें आइडिया भी है कि उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट में वो लगे हुए थे, आखिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या बनाया था। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन मुझे स्वाति से भी कुछ भी पता नहीं चला था, वैसे क्या बनाया था उन्होंने ऐसा। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, मिस्टर यशवंत मल्होत्रा ने उस समय एक ड्रग बनाया था और ये ड्रग किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि अगर वो ड्रग मार्केट में आ जाता ना तो मल्होत्रा फार्मेसी आयुर्वेद की दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर होती, क्योंकि सच में उन्होंने एक ऐसा ड्रग बनाया था जिसको बनाने बहुत ही मुश्किल था। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये मुश्किल जरूर था, और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उस ड्रग को फाइनली बना लिया था। क्योंकि यशवंत मल्होत्रा सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे करण, उनका बिजनेस माइंड भी कोई कम नहीं था। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो धनंजय, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई ड्रग उस वक्त था तो फिर स्वाति के पापा ने उसे मार्केट में क्यों नहीं लाया, क्योंकि उनकी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था जिस तरह से तुम कह रहे हो कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एक अच्छा बिजनेस माइंड भी रखते थे, तो फिर जिस ड्रग पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी तो वो अगर उसे अपनी कंपनी के लिए यूज करते तो सच में तुम्हारे कहे अनुसार फिर तो वो नंबर 1 ही हो जाते ना। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही धनंजय, क्या तुम इसे बताओगे। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, करण तुम्हें तो पता ही है ना कि किसी भी ड्रग को मार्केट में लाने से पहले एक साइंटिस्ट उसका टेस्ट करता है, क्योंकि जब तक उसका टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो हो सकते हैं। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भले ही मैं एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं था, लेकिन हाँ उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। और उन्होंने भी ये किया ही होगा ना, क्योंकि जब उन्होंने इस ड्रग को बनाया होगा तो इसका टेस्ट भी तो उन्होंने जरूर किया होगा। वैसे तुम्हें पता है कि किस जानवर पर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, क्योंकि जब तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें ये भी तो पता होगा ना कि फिर उनका एक्सपेरिमेंट का क्या रहा वैसे क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में, क्या टेस्ट करने के बाद वो सक्सेस हुआ था या नहीं। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कभी करण गुलेरिया को देखते हैं तो कभी राजीव गुलेरिया को,
क्योंकि करण को भी क्योंकि अब धनंजय यही सोच रहे थे कि वो अब यहाँ पर इन दोनों ही भाइयों को ये सब कैसे बताए। हालांकि राजीव उधर बैठा था, लेकिन अभी धनंजय बहुत ही कंफ्यूज थे। इधर धनंजय पीरामल की आंखों को पढ़ते हुए ही अब करण गुलेरिया के दिमाग में अचानक से ही एक बात आई और वो बड़ी बड़ी आंखों से अब धनंजय पीरामल को ही देख रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे करण जान गए थे। इसलिए अब उसके बाद अब वो धनंजय से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझ पर वो टेस्ट हुआ था, मतलब मेरे साथ राजीव पर भी। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया, जो कि अभी तक वहाँ बैठा था, लेकिन उनकी बातें अभी राजीव को भी सुन गई थी, इसलिए राजीव गुलेरिया बस धनंजय को ही देखने लगता है और वो अपने मन में बस यही प्रे कर रहा था कि एक बार धनंजय कह दे कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम दोनों के ऊपर ही वो टेस्ट किया गया था। इस बात को सुनकर अब जहाँ करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया को एक शौक लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल की तो एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि ये दोनों तो भाई अभी शौक में थे, लेकिन महेंद्र को तो ये एकदम से ही मजाक लगता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सबसे पहले एनिमल्स पर किया जाता है और यहाँ पर यशवंत का किया गया वो एक्सपेरिमेंट, उसका टेस्ट करण और राजीव पर हुआ। इसलिए वो अब अपने दोस्त राजीव की तरफ देखकर कहता है, भाई तू इतने सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही तुमने काम किया है ना, और तूने इतनी बार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट भी किया है, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि जो इतने सालों से दूसरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो खुद एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ है। यहाँ पर महेंद्र पीरामल बार बार हंसा जा रहा था, जिसे देखकर अब करण और राजीव को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन सच में यहाँ पर महेंद्र ने जो बात की थी वो बिल्कुल सही की थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया भी तो एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था। उसने भी ना जाने कितने ही ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको बच्चों के ऊपर अप्लाई भी किया था। इधर अब महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया अब घूर कर अपने दोस्त पीरामल महेंद्र को ही देखने लगता है। अगर उसका बस चलता तो वो वहीं अभी एक पंच उसके मुंह पर जड़ता, लेकिन इधर राजीव गुलेरिया की आंखों को पढ़कर अब महेंद्र पीरामल अब अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं और अब वो अपने इमोशंस को छुपाते हुए अब वो अचानक से ही अपनी हंसी को रोक देता है। और यहाँ राजीव गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहता है, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो धनंजय? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो ये सच में कोई मजाक नहीं है। अगर ये झूठ है तो हमें अभी के अभी बता दो, भला हम दोनों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट क्यों होगा। अब यहाँ पर राजीव की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे मैं ये सब क्यों करूँगा? अरे तुम ही तो सोचो, इतने सेंसिटिव टॉपिक पर मैं कोई मजाक कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई मजाक का विषय तो नहीं है ना राजीव। जो सच है मैं बस वो बता रहा हूँ। अब तुम्हें अगर इस बात पर यकीन करना है तो करो, अदरवाइज मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। इधर ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब जहाँ पर करण और राजीव दोनों ही सच में बहुत ही हैरान थे, तो अब वो बूढ़ा आदमी अब उनकी बातों को सुनकर कहता है, तुम श्योर हो कि उस ड्रग को यशवंत मल्होत्रा ने ही बनाया है? अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि जो फाइल मुझे वहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के कैबिन में मिली थी, उस फाइल में तो वहाँ पर उन्हीं का ही नाम लिखा गया था कि इस ड्रग को यशवंत मल्होत्रा के द्वारा ही बनाया गया है। इधर ये सुनते ही अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कागज में नाम लिखने से क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो ड्रग किसी और ने बनाया हो और वहाँ पर नाम यशवंत मल्होत्रा का लिख दिया गया हो। अब उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अब इस बात पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ नहीं, ये पहेली इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी, क्योंकि सच बताऊं तो ये अब एक पहेली ही है। अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगर हमें अब इस पहेली को सुलझाना है तो उसके लिए हमें कई कड़ियों को खोजना पड़ेगा और उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि ये जो अनंता है क्या वो आयशा की माँ है, क्योंकि अब
इन सब के यहाँ पर सभी के ही मन में ये सवाल तो आ रहा था, लेकिन अभी करण ने सीधे सीधे ही अभी ये बात यहाँ पर सबके सामने कह दी थी। और अब वो साथ में कहता है, अगर वो है तो ऐसी जिंदगी क्यों जी रही थी, क्योंकि अनंता के बारे में जैसे भी यहाँ पर इस बूढ़ी अम्मा ने बताया है कि वो सच में एक वरदान थी, लेकिन जिसकी माँ खुद एक वरदान थी, तो फिर आयशा एक गरीबी वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों थी, और उसे मजबूरी में फिर हंसराज से शादी भी करनी पड़ी थी। तो खुद ही बताओ ना कि वो फिर ऐसे कैसे ये सब करने के लिए मजबूर थी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, मुझे तो सच में, मैं भी कहूँ तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इतना उलझ पुलझ हो रहा है ना कि किसके साथ क्या कनेक्शन बनाए, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। वैसे धनंजय, तुम बताओ, उस ड्रग के कोई साइड इफेक्ट नहीं थे क्या? क्योंकि जिस ड्रग की तुम बात कर रहे हो, जिसे हम पर अप्लाई किया था, तो उसके साइड इफेक्ट क्या थे और उस ड्रग्स के फायदा क्या हो सकता था? क्योंकि तुमने तो वो फाइल पढ़ी थी ना। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं वो सब तो नहीं जानता हूँ राजीव, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि उस ड्रग का असर तुम दोनों पर से ज्यादा तुम्हारे बच्चों पर होंगे। ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय, क्या स्वाति ये सच जानती थी? क्योंकि स्वाति तो खुद यशवंत की बेटी थी ना। तो अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब कहते हैं, हाँ करण, स्वाति ये सब कुछ जानती थी और एक यही वजह थी कि अनिका को तुमसे और आकाश और आलिशा को राजीव से दूर किया गया था, क्योंकि इसी वजह से ही ये अच्छा था कि वो दुनिया में उनकी पहचान छिपा कर रखी गई कि उन्हें क्योंकि उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता ही ना चले कि ये तीनों के तीनों तुम दोनों के ही बच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों को सच में तुम्हारे बच्चे चाहिए थे, क्योंकि तुम दोनों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रखा था और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों ही बच्चों की ज़रूरत थी। और इसीलिए ही इन तीनों को ही एक गुमनामी से, जिनके पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्हें छिपा कर रखा गया था। अगर उन लोगों को जरा भी पता चल जाता कि अनिका करण तेरी बेटी है और आकाश और आलिशा ये दोनों ही राजीव के बच्चे हैं, तो वो लोग उन तीनों को बहुत पहले ही लेकर चले जाते। और सच बताऊं तो वो जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो फिर उन पर करते, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट तुम दोनों पर हुआ था उसके बारे में भी तो उन्हें जानना ही था ना। और उन्होंने ऐसा किया भी था क्योंकि उन्होंने बहुत ही कोशिश की थी ये सब जानने की। अंजलि के बच्चों के साथ भले ही उनके लिए अंजलि राजीव की नहीं बल्कि करण के बच्चों की माँ थी, लेकिन उन्हें तो राजीव के साथ साथ करण के बच्चे भी तो चाहिए थे। इसलिए उसके साथ क्या हुआ ये बात तो तुमसे भी तो नहीं छिपी है ना करण और राजीव, अब तो शायद तुम्हें भी पता ही होगा मेरे दोस्त करण। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब मैं पूरी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि मुझे गुलेरिया हाउस जाना है। अब मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है। अब करण की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है, तू क्या बोल रहा है करण? तेरे में तू क्या लगा तुझे? हाँ, तू जो उड़कर कभी यहाँ तो कभी वहाँ ऐसे ही उड़कर आ जा सकता है क्या? अरे हर चीज का एक समय होता है। तू अभी अचानक से खुद ही बताना कि गुलेरिया हाउस कैसे जा सकता है। अभी के लिए तुझे जो भी कुछ पता चला है मैं मानता हूँ कि ये तेरे लिए नया है। इवन सच कहूँ तो मेरे भाई, मेरे लिए भी तो ये सब कुछ नया ही है, क्योंकि मुझे भी तो सच में इस धनंजय ने एक शो की दिया है। अरे मैं तो खुद एक मजाक बनकर रह गया जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने खुद काम किया। अरे वो ऑर्गेनाइजेशन तो खुद मेरी ही दुश्मन निकली, क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। इवन मुझे तो छोड़ो, उन्होंने तो मेरे बच्चों को भी अपने साथ करने का कितना प्लान बना लिया था। वो तो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ने वाले थे। वो तो शुक्रगुजार है कि मेरे बच्चों के बारे में उन्हें पता नहीं चला था।
लेकिन अभी के लिए तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा इस तरह से पैनिक करना सही नहीं है। अभी हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें पहले उस काम को अच्छी तरह से करना है। अभी तुम अचानक से कोई पंछी थोड़ी ही ना हो जो तुम उड़कर अभी के अभी गुलेरिया हाउस में चले जाओगे। अभी राजीव ने करण को समझाने के लिए बात कही थी, लेकिन इस बात को सुनकर तो अब महेंद्र पीरामल की अब फिर से हंसी छूट जाती है, क्योंकि ऐसा जान पड़ रहा था कि इन चारों में अगर सबसे ज्यादा मजे यहाँ पर ले रहा था तो वो महेंद्र पीरामल ही ले रहा था। इसलिए महेंद्र पीरामल को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो सभी अब फिर से महेंद्र पीरामल को घूर घूर कर देखने लगते हैं।